वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग लेमार्कवाद का चर्चा किए थे। उद्विकास पढ़ रहे हैं। उद्विकास में जो समरी दिए थे, सरल से जटिलतम जीव की ओर जो विकास की प्रक्रिया हुई है उसको उद्विकास कहा जाता है, जिसमें कई विद्वानों ने अपना मत दिया था। लेमार्क, डार्विन, उसके बाद संश्लेषणात्मक सिद्धांत आया जो सबसे रिसेंट मॉडर्न कहा जा सकता है। लेमार्क का व्याख्या हम लोग पढ़े थे कि पहला पॉइंट उसमें था जीवों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि, दूसरा था जीवों पर वातावरण का प्रभाव, तीसरा था अंगों की उपयोगिता अनुपयोगिता, और चौथा था उपार्जित लक्षणों की वंशागत। लेमार्क का 4 वक्तव्य तो था, लेकिन उसमें कई कमेंट आए, क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लेमार्क आज के डेट में प्रासंगिक है। अब उसके फेवर में कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट सही पाए गए और ये देखा गया कि वातावरण का प्रभाव और अंगों का जो कार्य प्रणाली है उसके कारण जीव के जनन द्रव्य जर्मप्लाज्म में परिवर्तन होता है, जिससे अगले पीढ़ी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से उसमें बदलाव आ जाता है, यानी उद्विकास को वो प्रेरित करता है। तो इसी को हम लोग नव लेमार्कवाद के रूप में जानते हैं। नव लेमार्कवाद लेमार्क के जो कॉन्सेप्ट था उसको फेवर करता है, क्योंकि जब लेमार्क का सिद्धांत आया 1809 ईस्वी में, तो उस समय न साइटोलॉजी था, न जेनेटिक्स था, न क्रोमोजोम या जीन डीएनए तक पहुंचे थे। लेमार्क अपने अध्ययन से, अपने विचार से वो वक्तव्य दिए जिसमें कई सही पाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब मेंडेलियन प्रिंसिपल आ गया, क्रोमोजोम का व्यापक अध्ययन हुआ, साइटोलॉजी आ गया, डीएनए पर 2 नोबेल प्राइज, वाटसन क्रिक, हरगोविंद खुराना, जीन के बारे में काफ़ी स्टडी हुआ, तब इस पर प्रश्न लग गया लेमार्क पर। अब कुछ विद्वान लेमार्क के खामी को, जो उसमें नेगेटिव पॉइंट है, उसको हटाकर उसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे उसको रखने का प्रयास किया। यानी नव लेमार्कवाद का जो पॉजिटिव है वही पॉइंट को यहाँ पर लाया गया है। तो अब इसमें जो विद्वान हैं उनमें प्रमुख हैं स्पेंसर, कोक, समनर, पैकार्ड, निगेली, मैकडॉवेल इत्यादि। अब ये विद्वान एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है वो सही है। तो अब बीजमैन जो लेमार्क का आलोचना किए थे, एक प्रमुख आलोचक थे, तो बीजमैन जो है चूहे का पूंछ को कई जनरेशन तक काटा और उस पीढ़ी में कोई भी बिना पूंछ वाला चूहा उत्पन्न नहीं हुआ। इस आधार पर उसने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत सही नहीं है। लेकिन नव लेमार्कवादियों का मानना है कि उद्विकास की व्याख्या पीढ़ी पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट एवं अंगों की कार्य प्रणाली के साथ की जा सकती है। मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट और फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेन्स, फंक्शन ऑफ ऑर्गेन्स के द्वारा किया जा सकता है। यानी पर्यावरण प्रभाव के द्वारा जीव के जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म में परिवर्तन संभव है, और इस समर्थन में कई एक्सपेरिमेंट किए गए। नव लेमार्कवाद पर शॉर्ट नोट्स होता है, तो शॉर्ट नोट्स के रूप में 200 से 250 वर्ड जाना पड़ता है। बीपीएससी का ये अपना ट्रेंड बना हुआ है, तो स्पेशल हम लोग उसको फोकस करेंगे। तो नव लेमार्कवाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी पर ये आधारित है। उस एक्सपेरिमेंट में समनर का एक प्रयोग है। समनर ने क्या किया कि चूहे को, व्हाइट रैट होता है, चूहे को 20 से 30 डिग्री तापमान पर प्रजनन कराया और कुछ को इससे कम टेम्परेचर पर प्रजनन कराया, कुछ को इससे ज़्यादा पर कराया, कंपैरेटिव कर दिया। उसने रिजल्ट क्या देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में, कई पीढ़ी के बाद, कि जो कम ताप वाले की अपेक्षा ज़्यादा लंबे हुए। किसमें? तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रखा गया उस पीढ़ी में कान तथा पूंछ का लंबाई कम ताप वाले की अपेक्षा ज़्यादा लंबे हुए।
यानी टेम्परेचर एक फैक्टर हुआ कि उसका कान का साइज और पूंछ का लंबाई जो है वो डिपेंड किया उस पर, यानी टेम्परेचर को फैक्टर माना गया। तो ये समनर का प्रयोग था जिसने रैट को जो है विभिन्न टेम्परेचर पर लेके प्रजनन कराया, रिप्रोडक्शन कराया और कई जनरेशन के बाद उसका स्टडी किया। तो जो पीढ़ी में रिजल्ट आया वो कान और पूंछ कम ताप की अपेक्षा ज़्यादा लंबे हुए, यानी ज़्यादा ताप को में ये लंबाई जो है वो डिपेंड करने लगा। उसी प्रकार एक एक्सपेरिमेंट है मैकडॉवेल का प्रयोग। इसने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि चूहे को, कि मान लीजिए बीच में पानी रख दिया गया, छोटा सा तालाब, और बगल से रूट बनाया गया चूहे को जाने के लिए। बहुत संकीर्ण रूट था, अब यहाँ भोजन है तो संकीर्ण रूट है तो चूहा पानी में गिर जाता था। अब उसको ट्रेनिंग दिया बार बार उसने, तो कई जनरेशन तक ट्रेनिंग दिया। तो ट्रेनिंग देने के बाद पाया कि अगला जनरेशन में, कई जनरेशन के बाद, कि चूहा गलती कम करता है, पानी में कम गिरता है। इससे हुआ कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है उस पर आया और जेनेटिक हो गया, वो अनुवांशिक हो गया, यानी वंश में चला गया। ये मैकडॉवेल का प्रयोग था। उसी प्रकार कैमरर का प्रयोग है, और भी विद्वान प्रयोग किए हैं, लेकिन जो शॉर्ट है आपको लिखने लायक यहाँ पर हम बताए हैं। कैमरर ने क्या किया, प्रोटियस एंजिनियस एक एम्फीबिया है, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में रहने वालों को उभयचर बोलते हैं। समुद्री के गुफा जो होते हैं उसमें ये डार्क प्लेस में रहता है, इसको लाइट का आवश्यकता नहीं। डार्क प्लेस में रहने के कारण इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन क्या हुआ कि इसका आंख गायब हो गया। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन के सिद्धांत पर लेमार्क बोला है कि जिसका यूज हम बार बार ज़्यादा करेंगे तो वो वृद्धि हो जाएगा, नहीं करेंगे तो उसका साइज घटेगा, अब्सेसिव होगा, लास्ट में वो विलुप्त हो जाएगा। तो इसमें आंख नहीं है, लेकिन इसको सूर्य के प्रकाश में कई पीढ़ी तक रखा गया, कई पीढ़ी तक इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखने पर आंखें विकसित होने लगी। लेकिन कई पीढ़ी, यहाँ पर शॉर्ट है, कई पीढ़ी रखने पर आई साइट डेवलप होने लगा, मतलब इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट आ गया कि लाइट का आवश्यकता है, उसमें आई साइट डेवलप होने लगा। तो ये रहा कैमरर का प्रयोग। अगला प्रयोग है ग्रिफिथ का प्रयोग। अब इसने क्या किया कि चाक जो है घुमाते हैं, जिसको बर्तन जो कुम्हार बनाता है चाक, उस पर चूहा को घुमाया कई जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर क्या चूहा को डेवलप हुआ, चूहों में चक्कर की प्रवृत्ति देखने गई, उसको चक्कर आता था, तो ये चाक पर रखने का उसका रिजल्ट है जेनेटिक हो गया। तो ये और भी एक्सपेरिमेंट है। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला कि पर्यावरण प्रभाव जीव जंतु पर इफेक्ट डाल के उसके जनन द्रव्य में प्रभावित करता है, जिससे उसका वंश जो है वंशागत हो जाते हैं, यानी चेंजिंग लाने में सक्षम होता है। यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागत, मतलब जीव अपने जीवन में जो अर्जित किया, उपार्जित किया, ग्रहण किया, गेन किया, उसकी वंशागति में आगे जनरेशन में सिद्ध होती है। मननी सिद्धांत के अनुसार किसी जीव को परिवर्तित दशा में, कंडीशन में काफी लंबे समय तक रखा जाए तो उसके जनन द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है। एक मननी का सिद्धांत ये कहता है कि लंबे समय तक किसी खास इन्वायरमेंटल कंडीशन में किसी जीव को रखा जाए तो उसका जर्म प्लाज में चेंजिंग होता है, जो जेनेटिक चेंजिंग लाने में सक्षम होता है। यानी ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति का निर्धारण जो है अंग के कार्यों के द्वारा और पर्यावरणीय दशाओं के द्वारा होता है। यानी लेमार्क का ये पॉइंट जो है वो यहाँ प्रूफ होता है। इसी को नव लेमार्कवाद कहा जाता है। तो लेमार्क का सिद्धांत काफी चर्चित है कि वो जनरल स्टडी में भी पढ़ाई होता है और यहाँ ऑप्शनल पेपर में हम लोग देख रहे हैं। तो उद्विकास से क्या समझते हैं, लेमार्क के द्वारा इस संदर्भ में दिए गए सिद्धांत की चर्चा करें, या नहीं तो फिर नव लेमार्कवाद जो है वो उस पर शॉर्ट नोट्स होगा, इसलिए इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद जो एक्सपेरिमेंट है उसको डालेंगे, इसमें लैंग्वेज बढ़ा देंगे। एक दो एक्सपेरिमेंट और भी ले सकते हैं आप, यदि लैंग्वेज को ज़्यादा ले जाना चाहते हैं लेके,
और उसको निष्कर्ष के रूप में दे देना है। 200 से 250 वर्ड लिखना है, आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। 90 मार्क बाद बीपीएससी का एक अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम लोग डार्विनवाद पर चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।